coming on to the next part that we have is super elevation. तो ये सुपर एलिवेशन क्या होता है, जरा इस पर विचार करते हैं. सुपर एलिवेशन का मतलब होता है कि जब भी हमें किसी कर्व पे मुड़ना होता है तो कर्व पे जैसे ही आएंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या होना चालू हो जाएगा, एक बाहर की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चालू हो जाएगा. क्या लगना चालू हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चालू हो जाएगा. और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी ट्रेन को बाहर तरफ धक्का देगा. और आप जानते हैं ट्रेन तो एक ट्रैक पर चली रही है तो बाहर खसक तो सकती नहीं है, बाहर तो शिफ्ट नहीं हो जाएगी, यहां से बाहर शिफ्ट हो नहीं जाएगी. तो ट्रेन को पलटाने की कोशिश करता है. तो ट्रेन को पलटाने, ओवरटर्न करने की कंडीशन से बचने के लिए हम हमारे आउटर एज को उठा देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज. कुछ इस तरह से कि हमारा आउटर एज थोड़ा सा उठ जाता है एज कंपेयर टू इनर एज, जिससे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारे इस ट्रेन के टिल्ट होने की वजह से इसका जो वेट का कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है और हमारे पास हमारा ये ट्रेन बहुत सेफली इस कर्व पर आसानी से चल पाता है. तो इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को उठाना ही हमारे पास क्या कहलाता है, सुपर एलिवेशन. हमारे पास when train negotiates on a horizontal curve it is subjected to centrifugal force which acts away from the center of curve. This results in increase of the pressure on the outer rail. सही बात है. To encounter the effect of centrifugal force, the level of outer rail is raised above the inner by certain amount known as super elevation or cant. ठीक है, हमारे पास यहां पर हम क्यों ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोवाइड करने का, अभी बताया, ओवरटर्न से बचना है. नहीं दिया तो फिर हमारे पास वियर एंड टियर ज्यादा होगा बाहर वाली रेल के ऊपर, हमारे पास कंफर्ट अच्छा नहीं होगा, ये सब चीजें हमारे पास दिक्कत आ जाती है. टू एनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस वुड रिजल्ट इन फास्टर मूवमेंट ऑफ द ट्रेन ऑन कर्व. ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास जस्ट गिव मी अ मिनट, to encounter the effect of centrifugal force this would result in faster movement of the trains on the curve. सही बात है, हमें ज्यादा डर के नहीं चलना पड़ेगा, तेजी से निकल सकते हैं. to provide equal distribution of wheel loads on both rails so that outer rail do not move out from the track. सही बात है, दोनों पे एक जैसा लोड आएगा तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा. एक और भी रीजन है हमारे पास, to reduce wear and tear of आउटर रेल, ये भी हमारे लिए हो जाता है. टू प्रोवाइड इवन एंड स्मूथ रनिंग ट्रैक टू एंश्योर कंफर्टेबल साइड टू द पैसेंजर. हमारे पास कंफर्टेबल साइड नहीं होगा, ये कंफर्टेबल राइड होगा, राइट टू दी पैसेंजर. हमारे लिए ये सब पर्पस था. तो जरा देखते हैं कि सुपर एलिवेशन देने पे हमारे पास कैसा हमारा इफेक्ट देखने को मिलेगा. अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे पास ये हमारी ट्रेन की टिल्टिंग है, ठीक है, दिस इज द टिल्टिंग दैट वी हैव. तो ये रहा हमारे पास, इफ आई एम वेरी मच श्योर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा हमारे पास इसका सुपर एलिवेशन विच इज रेफर्ड एज थीटा के बराबर, राइट. ये हमारे पास थीटा है. तो हमारा आउटर ट्रैक इनर ट्रैक के रिस्पेक्ट में कितना उठ गया, मैं उसे यहां लिखता हूं इज इक्वल टू ई के बराबर. और इन दोनों ट्रैक के बीच में जो हमारे पास हम डिस्टेंस लेके चलते हैं, दैट डिस्टेंस इज यूजुअली टेकन टू बी जी के बराबर. अब ये जी क्या होता है, this G is equal to गेज ऑफ द ट्रैक. चाहे मैं इस गेज ऑफ द ट्रैक को ऐसे नापूं या फिर मैं ऐसे नापूं, दोनों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, वो इट इज गोइंग टू बी स्टिल द सेम. सिर्फ इसको उठाया है, टिल्ट नहीं किया है, ठीक है ना. तो हमारे पास ये बन जाता है G.
अच्छा, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास इस ट्रैक पर ये लग रहा है एज W, ठीक है, तो एक W का एक कंपोनेंट हमारे पास यहां पर आएगा एज W cos थीटा, और एक कंपोनेंट हमारे पास इधर बनेगा W sin थीटा। और हमारे पास इस ट्रैक पर एक बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसे मैं कहता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P के बराबर। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P के भी दो कंपोनेंट ले लेते हैं, P cos थीटा और हमारे पास P sin थीटा, राइट। तो यहां पर मेरे पास अगर मैं बात करना चाहूं कि फॉर द लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रेन, तो ध्यान से समझना, ठीक है। मैं देखता हूं इस डायरेक्शन को, डायरेक्शन डिफाइन कर देता हूं वरना कंफ्यूजन होगा बाद में, कि हमारे पास ये डायरेक्शन है और ये एक डायरेक्शन है। एक्स एक्स नहीं लिखता हूं वरना गलत हो जाएगा वो, इसको लिखता हूं यू यू वी वी नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू तो ऑलरेडी यहाँ यूज हुआ है, तो इसको वी ही कर लेते हैं, वी वी, ठीक है। तो इन यू डायरेक्शन हमारे पास फॉर ट्रेन टू बी इन इक्विलिब्रियम इन यू यू डायरेक्शन, मुझे बताओ क्या आप लिख सकते हो W साइन थीटा इज इक्वल टू P कॉस थीटा, और यहीं से हम लिख पाएंगे P बाई डब्ल्यू इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। हमारे पास यहां से हम लिख सकते हैं सिंस टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड P इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r एंड W इक्वल टू mg। देयरफॉर सारी वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास टेन थीटा, इसी के टेन थीटा इक्वल टू P की जगह क्या रख देंगे mv स्क्वायर बाय r, और W की जगह रख देंगे mg। तो ये बन जाएगा हमारे पास v स्क्वायर बाय आर जी, एक ही रिलेशनशिप आ गया। हम ये भी जानते हैं ऑल्सो हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू ई बाई जी, ई बाई जी के बराबर। तो हमारे पास फ्रॉम अबव टू कंडीशंस
हम लिख सकते हैं E बाय जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर, या फिर इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू जी वी स्क्वायर बाय जी आर, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ऑल्सो E theoretical इक्वल टू जी वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन जी आर। यही फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने। अब इसमें यहां पर हमारे पास ये v जो है ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, हमारे पास r जो है वो मीटर में है, ये हमारे पास मीटर में है, और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो आप जरा देखिए, ऊपर हमारे पास मीटर स्क्वायर मतलब मीटर 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 स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये पूरी क्वांटिटी हो जाती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी में जाती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा मीटर में। ये आंसर हमारे पास आ रहा है, ये कमिंग आउट टू बी इन मीटर। ठीक है, अब अगर मुझे मान लो वी मैक्स को रखना है किलोमीटर पर आवर में, किस में रखना है मुझे? किलोमीटर पर आवर में। तो वी मैक्स की जगह लिखता हूं मैं ई थ्योरेटिकल इक्वल टू जी इंटू 0.278, वी मैक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय जी आर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहां गया कैलकुलेटर हमारे पास? 0.278 इंटू 0.278 0.007, जी किलो रखते हैं 9.81, तो 9.81 को डिवाइड करेंगे 0.077 से, 9.81 डिवाइडेड बाय 0.077 नियर अबाउट 127 के बराबर वैल्यू आती, तो हमारे पास ये बनता है ई थ्योरेटिकल इक्वल टू जी वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 आर। यहां पर अब ये हमारे पास रहेगा kmph में, ये रहेगा हमारे पास मीटर में, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी मीटर में, और ये रहेगी हमारे पास अभी भी मीटर में। तो ये निकल कर आता है हमारे पास थ्योरेटिकल कैंट या सुपर एलिवेशन फॉर द ट्रैक। हमारे पास बात ध्यान रखिएगा, फ्रॉम ओल्ड कोड फॉर ब्रॉड गेज जी की वैल्यू होती है 1.676 मीटर के बराबर। हमें लेना भी वही है, फ्रॉम न्यू कोड फॉर ब्रॉड गेज जी की वैल्यू है 1.75 मीटर, ये ली गई है कैलकुलेशन के लिए। तो आपको जो प्रिफर करना है वो है आपके लिए क्लियर है? ठीक है, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हुआ था, ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल कर आया, ये बात ध्यान रखिएगा आप।
हमारे पास ये सुपर एलिवेशन जो है ये ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं आ सकता है, एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत हो जाती है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एज पर द कोड कितना है, तो हमारे पास गेज ऑफ द ट्रैक और हमारे पास जब स्पीड 130 kmph से कम हो, जब स्पीड हमारे पास 130 kmph से ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें जो ब्रॉड गेज की वैल्यू है, जो मीटर गेज की वैल्यू है और जो नैरो गेज की वैल्यू है, ये वैल्यूज का जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास सेट है। सर सेट है का मतलब क्या? सेट है का मतलब कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यूज है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ कैंट इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द गेज। तो अगर मैंने आपसे कहा कि 1.676 मीटर के बराबर है, 1.676 मीटर के बराबर है ब्रॉड गेज का गेज, जो गेज डिस्टेंस है 1.676 का मतलब होता है हमारे पास 167.6 सेंटीमीटर, 167। अब बात यह आती है कि उसका 1/10, तो 167 का 1/10 कितना होगा? लगभग 16 पॉइंट समथिंग। तो जो हमारे पास ब्रॉड गेज में मैक्सिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन है वो निकल कर आता है लगभग 16.5 सेंटीमीटर के बराबर। अगर स्पीड ज्यादा होती तो वो वहां पर हमारे पास 18.5 सेंटीमीटर तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर हम बात करें हमारे पास ऑन टू दी मीटर गेज, ये वैल्यू जाती है नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर के बराबर, और मीटर गेज में तो ये वैल्यू मतलब स्पीड तो इतनी जाती ही नहीं है। नैरो गेज के अंदर हमारे पास यही वैल्यू हमारे पास नियर अबाउट 0.76 सेंटीमीटर के बराबर चली जाती है हमारे पास, सॉरी 7.6, क्या कर रहा हूं मैं, 7.6 सेंटीमीटर के बराबर चली जाती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज है हमारे पास, ध्यान रखिएगा जरा, ठीक है। हमारे पास यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज है हमारे पास सुपर एलिवेशन की, ये वैल्यूज हमारे पास क्राइटेरिया तो सेट हो गया कि इतनी इतनी चाहिए, इतनी इतनी मैक्सिमम रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि सारी गाड़ियां मतलब सारी की सारी ट्रेन एक ही स्पीड पे नहीं चलती, ठीक है, सारी की सारी ट्रेन एक ही स्पीड पे नहीं चलती। जो हम सुपर एलिवेशन दे देते हैं उस सुपर एलिवेशन पे जो स्पीड अटेन होती है उस स्पीड को बेसिकली कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्पीड, और उस पे जो हम कैंट प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कैंट। क्या कहते हैं उसे हम? इक्विलिब्रियम कैंट। जरा ध्यान समझिएगा, हमारे पास कैंट प्रोवाइडेड व्हेन लोड ऑपरेटिंग ऑन बोथ द रेल इज इक्वल। हमारे पास दोनों ही रेल पर जब जो लोड आ रहा है अगर वो इक्वल हो जाए तो उसे बेसिकली इक्विलिब्रियम कैंट कहते हैं कि हां मतलब एकदम अटेन हो गया है, इससे ना कम की जरूरत थी और ना इससे ज्यादा की जरूरत है, ये बिल्कुल बढ़िया है, जिससे कि हमारे पास वो दोनों रेल पर क्या आ जाए, लोड जो है वो सेम आ जाए। अगर हम बात करते हैं इस इक्विलिब्रियम कैंट पर जो ट्रेनों की स्पीड होगी उस स्पीड को नाम दिया जाएगा इक्विलिब्रियम स्पीड। ऑन अ सेम रेलवे ट्रैक ट्रेन्स लाइक पैसेंजर ट्रेन, राजधानी ट्रेन, शताब्दी, दुरंतो सब दौड़ती है। द कैंट रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी ट्रेन्स विल बी डिफरेंट।
सर ऐसा क्यों सबके लिए अलग अलग चाहिए? भाई देखो सिंपल सी बात है यार, क्योंकि फॉर्मूला ही कह रहा है सब ट्रेनों की स्पीड अलग अलग जाएगी, तो फिर सबका जो है वो जो रिक्वायरमेंट है ई वो तो अलग ही जाएगा, सबका अलग होगा। द कैंट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द ट्रेन्स विल बी डिफरेंट एंड विल नॉट बी सुटेबल फॉर अदर ट्रेन्स। हमारे पास वो दूसरी ट्रेनों के लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि एक को कम चाहिए एक को ज्यादा चाहिए तो दिक्कत हो जाती है। Hence, actual Kent should be provided for an average speed termed as equilibrium speed। एक ऐसी एवरेज स्पीड, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा है, सुपर एलिवेशन जो हमारे पास डिजाइन सुपर एलिवेशन होता है वो भी यही होता है कि स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं 75% पे लाकर, जो भी स्पीड है मैक्सिमम डिजाइन स्पीड उसको 75% पे लाके हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि इसके हिसाब से डिजाइन कर देते हैं, याद है? तो हमारे पास hence actual Kent should be provided for an average speed termed as equilibrium speed so that all the train with different speed can be allowed to run on the same track। ठीक है, तो हमारे पास this equilibrium speed is given by, जब भी उस ट्रैक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होगी, हमारे पास V equilibrium will be equal to 3/4 times of V max, या तो 3/4 टाइम्स ऑफ V max के बराबर होगा, या फिर हमारे पास और मैक्सिमम स्पीड या फिर सेफ स्पीड एज पर मार्टिन्स फॉर्मूला। और इन दोनों में से जो आएगा मिनिमम, मिनिमम लेके चलेंगे। जब हमारे पास स्पीड 50 kmph से कम हो तो आप V इक्विलिब्रियम को या तो 50 kmph मान लो, क्योंकि बहुत छोटी स्पीड है, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, या फिर आप मान लो और सेफ स्पीड एज पर मार्टिन्स फॉर्मूला। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हम लेके चलेंगे, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हम लेके चलेंगे। तो हमारे पास यहां पर कंडीशन बन जाती है कि या तो हम इन तरीके से इक्विलिब्रियम स्पीड निकाल लें, या एक और कंडीशन बन जाती है कि वेटेड एवरेज स्पीड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। भाई पूरे दिन भर में कितनी गाड़ियां जा रही है, पूरे दिन भर में हमारे पास कितनी गाड़ियां जा रही है, तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक व्हीकल गुजरी जिसकी स्पीड v1 थी, और ऐसी हमारे पास n नंबर ऑफ व्हीकल गुजरी, प्लस हमारे पास, इसको लिखता हूं समेशन ऑफ vi इंटू ni डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ni। तो कितनी नंबर ऑफ व्हीकल कितनी स्पीड से निकल रही है, सबका एवरेज ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम स्पीड क्या निकल कर आ रही है, एवरेज स्पीड क्या निकल कर आ रही है, वही हम लेके चल लेंगे। तो सुपर एलिवेशन जरा ध्यान से समझते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं कहां तक कहानी हमारे पास चल रही है। सुपर एलिवेशन क्या होता है ये हमने देखा, हमारे पास सुपर एलिवेशन को हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी वैल्यू आती है, तो वो निकल कर आई ई थ्योरेटिकल। फिर पता चला कि भाई ये तो सबके लिए अलग लगाएगी, मैक्सिमम इससे ज्यादा दे नहीं सकते वरना अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास। हमने सोचा कि चलो ठीक है, फिर एक हम ऐसा सुपर एलिवेशन देना चाहेंगे जिसपे सारी गाड़ियों को कोई दिक्कत ही ना हो। तो ऐसी वो स्पीड क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम सुपर एलिवेशन डिजाइन करें, तो वो स्पीड निकालना जरूरी था। तो स्पीड निकालने का फंडा देखा कि भाई स्पीड कैसे निकाले, तो ये इक्विलिब्रियम स्पीड या तो ये निकालो या निकालो मिनिमम इनमें से ये, जब स्पीड इससे कम हो तो इन दोनों में से मिनिमम ये, या फिर वी इक्विलिब्रियम इससे निकाल लो, तीनों में से कोई से भी तरीके से निकाल लो, हमारे पास हमारी वी इक्विलिब्रियम निकल कर आ जाएगी। अब वी इक्विलिब्रियम निकल कर तो आ गई, तुमने दे भी दिया, उसके अकॉर्डिंग तुमने डिजाइन कर दिया। अब डिजाइन कर देने के बाद बात आती है, कोई गाड़ी ये बोलेगी यार हमारी स्पीड तो ज्यादा है, हमारी स्पीड तो ज्यादा है, तो हमको तो ये जो सुपर एलिवेशन तुमने कम दिया है हमको तो ये कम लगेगा, हमको तो इसमें दिक्कत हो जाएगी।
दिक्कत क्या हो जाएगी, हमको तो इसमें डेफिशिएंसी लगेगी, हमको ज्यादा चाहिए था, मतलब क्या, द एक्चुअल कैंट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विलिब्रियम स्पीड, ये तो होता ही है। दिस शॉर्टेज ऑफ कैंट इज टर्म्ड एज कैंट डेफिशिएंसी। जरा समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास हमने क्या किया, ये हमारा इनर रेल है और ये हमारा आउटर रेल है, ठीक है। और हमने अब दे दिया कैंट, तो ये हमने दिया एक्चुअल कैंट। क्या दिया हमने, ये एक्चुअल कैंट। द एक्चुअल कैंट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विलिब्रियम स्पीड। और ये जो कैंट दिया ये किसके लिए दिया, फॉर इक्विलिब्रियम स्पीड। लेकिन जो गाड़ी ज्यादा स्पीड पे चलती है उसको ज्यादा सुपर रिलेशन चाहिए था, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी, फॉर हायर स्पीड देन इक्विलिब्रियम स्पीड। उनको इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उनको जिसकी रिक्वायरमेंट थी तो उनको तो कुछ कम मिला ना। कितना कम मिला उसको उन्होंने कह दिया कैंट डेफिशिएंसी। उसको उन्होंने कह दिया कैंट डेफिशिएंसी कि इतना मुझे कम मिला। तो इस केस में हमारे पास जब भी कैंट डेफिशिएंसी कंडीशन कब बनेगी, या कैंट डेफिशिएंसी की कंडीशन हमारे पास कब बनेगी, दिस इज द केस जब हमारे पास स्पीड इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम स्पीड। क्या है स्पीड हमारे पास, इसको लिखता हूं मैं, कैन डेफिशिएंसी अकर्स when speed of train is greater than equilibrium स्पीड। मैं इक्विलिब्रियम को EQM लिखता हूं ताकि वो शॉर्ट फॉर्म हो जाए। तो हमारे पास अगर कैन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है तो ये कब हो रही है, जब स्पीड हमारी ट्रेन की ज्यादा है हमारे इक्विलिब्रियम स्पीड से। मुझे बताओ हमारे पास इस केस में हमारा जो ई थ्योरेटिकल है वो क्या होना चाहिए था। हमारे पास यहां पर ई थ्योरेटिकल क्या होना चाहिए था, ई थ्योरेटिकल होना यह चाहिए था विच इज इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस ई कैन डेफिशिएंसी। और यही फॉर्मूला हमने पहले भी डिराइव कर लिया मतलब लिखा था हम लोगों ने, राइट। वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस फॉर्मूला। उस केस में हमारे पास ये जो कैन डेफिशिएंसी निकल कर आई है, ये कैन डेफिशिएंसी आएगी कितनी, दिस ECD, देयरफॉर कैन डेफिशिएंसी इक्वल टू कितनी बनी, ई थ्योरेटिकल माइनस ई एक्चुअल। ये बन गई हमारे पास हमारी कैन डेफिशिएंसी। तो कैन डेफिशिएंसी की हमारे पास अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परमिसिबल वैल्यूज है। परमिसिबल वैल्यूज हमारे पास, this can deficiency gives a discomfort to the passenger and increases the best pressure on outer rail, hence can deficiency is limited।
एंड इंक्रीज द बेस्ट प्रेशर। ये बेस्ट प्रेशर तो कुछ भी नहीं होता है, मैं सोच रहा हूँ कि यह बेस्ट प्रेशर क्या होता होगा। तो बेस्ट प्रेशर तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, गलत टाइप हो गया वो। इंक्रीज द प्रेशर ऑन दी आउटर व्हील, चलिए ठीक है। हेंस कैन डेफिशिएंसी इज लिमिटेड। तो हमारे पास यहां पर बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैन डेफिशिएंसी हमारे पास बनता है गेज ऑफ द ट्रैक स्पीड क्राइटेरिया लेस देन 100 kmph, और हमारे पास स्पीड क्राइटेरिया ग्रेटर देन 100 kmph। ऐसे में हमारे पास यहां पर ट्रैक की बात कर लेते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज में जो मैक्सिमम वैल्यू है कैन डेफिशिएंसी की, वो हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर तक जा सकती है। अगर स्पीड इससे कम है, स्पीड और ज्यादा है, तो हम और रिड्यूस कर सकते हैं उसको, कैन डेफिशिएंसी थोड़ी सी कम और कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है। वहीं पर मीटर गेज में हमारे पास यही वैल्यू जाती है लगभग 5.1 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब 75 mm ले लो, 50 mm ले लो, इसके अलावा 40 mm ले लो, ऐसी अलग अलग वैल्यूज होती है, उनको याद किया जा सकता है। दैट इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। मैं यहां ब्रैकेट में भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। इट इज इक्वल टू 75 mm, याद करना आसान, 50 mm, याद करना आसान, 40 mm याद करना आसान। ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो कैंट डेफिशिएंसी की है वो कुछ इस रेंज तक बेसिकली हमारे पास जा सकती है। अच्छा, कैंट डेफिशिएंसी के अलावा एक होता है कैंट एक्सेस। क्या होता है जरा उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास अनदर क्राइटेरिया दैट वी हैव इज कैंट एक्सेस। जब मेरे पास सिचुएशन ये बन जाए कि मेरा कैंट जो है वो ज्यादा हो जाए, कब अगर करेगा हमारे पास ये अकर कब करेगा? अकर्स व्हेन, मतलब जो हमने सुपरलेशन दे दिया वो ज्यादा हो गया। अब ज्यादा कब हो जाएगा? जो गाड़ी अकर्स व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज लेस देन इक्विलिब्रियम स्पीड, तो वो हमारे पास कैंट एक्सेस बन जाएगा। मतलब क्या हो रहा है इसका? हमने ये दे दिया फॉर इक्विलिब्रियम स्पीड, चाहिए था ये हमारे पास
फॉर लोअर स्पीड देन इक्विलिब्रियम स्पीड। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें जितना चाहिए था वो ये है, विच इज इक्वल टू ई थ्योरेटिकल, और ये हमने ज्यादा दे दिया ई एक्सेस, राइट, ये एक्स्ट्रा दे दिया हमने। तो यहां पर हमारे पास हम लिख सकते हैं देयर फोर ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू, कितना दे दिया पूरा वो एक्चुअल बन गया, पूरे एक्चुअल में से एक्सेस माइनस कर देंगे ई एक्सेस, तो हमारे पास ई एक्सेस क्या बन जाएगा, ई एक्सेस इज इक्वल टू ई एक्चुअल, पूरे एक्चुअल में से हमारे पास थ्योरेटिकल माइनस कर देंगे तो ई एक्सेस आ जाएगा। एक्सेस कैंट देने से हमारे पास दिक्कत क्या होती है, एक्सेस कैंट देने से कॉजेज डीरेलमेंट, कॉजेज डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन। सर ये क्या होता है डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन? भाई ट्रेन को इतना ही चाहिए था, ट्रेन को इतना ही चाहिए था, तुमने इतना दे दिया तो पलट जाएगी ना नीचे, क्योंकि वो उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट ही नहीं कर पा रही है। जब जनरेट कर ही नहीं पा रही है तो उस केस में हमारे पास हमारी ट्रेन तो पलट ही जाएगी। ट्रेन का पलटना ही कहलाता है डीरेलमेंट। क्या कहलाता है? डीरेलमेंट। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें एज पर द रेलवे बोर्ड, हमारे पास रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं, दोज वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द कैंट एक्सेस, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ कैंट एक्सेस इज इक्वल टू 75 mm for broad gauge and is equal to 65 mm for meter gauge। मतलब इससे ज्यादा अगर हुआ तो ट्रेन का पलटना तय है। तो ट्रेन का पलटना तय है, ट्रेन को पलटने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बचाना पड़ेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं रख सकते। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहां पर। यहां पे लिख पाएंगे क्या? जगह है क्या? यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे जगह तो है लेकिन यहाँ तो लिखने का मकसद ही नहीं बनता है। कैन डेफिशिएंसी का पॉइंट है वो हमारे पास। यहाँ पे लिख लेते हैं छोटी छोटी राइटिंग में। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ कैन डेफिशिएंसी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ECD इज इक्वल टू 55 mm पर सेकेंड, या फिर हमारे पास 35 mm पर सेकेंड। तो ये है हमारे पास मैक्सिमम
और ये है हमारे पास डिजायरेबल। ये है हमारे पास डिजायरेबल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैन डेफिशिएंसी हमारे पास इतना मैक्सिमम है और इतना डिजायरेबल है। अगर इस रेट से चेंज कराते हैं कि पर सेकंड 3.5 mm तक की वैल्यू बढ़ते चली जा रही है ट्रेन की स्पीड के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास हमारा कैन डेफिशिएंसी सही है, अदरवाइज तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से? तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर, एईसी प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी एईसी प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।